मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज एपिसोड नंबर 29 की स्टार्टिंग जानलान से होती है, जो कि इतना ज़्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि जब से उसे पता चला है कि उसकी वजह से जो सिक्स लॉर्ड है वो दोबारा जब वही सिटी को ओपन करेंगे तो वो अपनी जान को गवा देंगे और वो डिसअपियर हो जाएगा हमेशा के लिए। सबसे ज़्यादा दुख उसे जिस बात का लग रहा था वो था बाइंग के डिसअपियर होने का। और इस दुख की घड़ी में शीजिंग उसके पास होता है, वो उसे संभालता है और उसे समझाता है कि कॉन्गसांग के हजारों लाखों लोगों के लिए उनका बलिदान अनिवार्य है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। और कॉन्गसांग को लीड करने के लिए वो अब उसे चुनता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लॉर्ड जीजे का, जिसे एक बर्ड के थ्रू संदेश मिलता है। दरअसल ये संदेश भेजा था लिन ने। वो उससे कहती है कि वो सुमो का पीछा करेगी और उसे खत्म कर देगी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहती है। नेक्स्ट सीन हमें सुमो का दिखाया जाता है, जो बाइंग से मतलब मिलता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। जब वो बाइंग को रोकने की कोशिश करता है तो बाइंग डिसअपियर हो जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और सपने में जो कुछ देखा वो बोले जा रहा था। और लेकिन उसके सामने ये बातें सुन लेती है और जैसे उसे ये बात पता चलती है कि बाइंग डिसअपियर होने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सुमो के गर्दन पे हाथ रख देती है। उसके हाथों से कुछ डेविलिश एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिससे सुमो एकदम अलर्ट हो जाता है और उसके एक बार से लेन बहुत ज़्यादा दूर गिर जाती है। अभी देर बाइंग भी वहाँ पे आ जाती है और बाइंग जैसे ही वहाँ आती है तो लेन उसके पास चल जाती है और इस बारे में पूछती है, लेकिन बाइंग अपने डिसीजन को न बदलने के लिए कहती है। इस पर लेन उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। खैर यहाँ पर सुमो भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन बाइंग कहती है कि मैं अपनी डेस्टिनी को बदल नहीं सकती है, तो ये अच्छा होगा कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। सुमो उसे गले से लगाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ वीडियो सी में चल जाए और बाइंग भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी डेस्टिनी अलग है। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जानलान का, जो फाइनली अब खुद को संभाल लेता है और शीजिंग से प्रॉमिस करता है कि वो वही सिटी में जितने भी लोग हैं उनको वापस दोबारा सूरज की रोशनी में लाएगा और हो सके तो सिक्स लॉर्ड को बचाने का भी वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। अब उन्हें खबर मिलती है कि जो फेलियन है वो जो माउंटेन में घुस आया है और अपनी सेना के साथ आया है। तो जो जानलान है वो नाशांग को इंची के साथ भेज देता है और वो दोनों उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चले जाते हैं। नाशांग अपना इनविजिबल स्पेल यूज करती है ताकि फेलियन को किसी तरह से अपने जाल में फंसाया जाए और फेलियन के सैनिक जैसे उसे थोड़े दूर जाते हैं ये चीज के सर पे वार करता है और ये फेलियन बेहोश हो जाता है। खैर वो उसे बांध कर अब त्यांशांग के होटल में ले आते हैं और वहां जाके उसे एज अ होस्टेज रख लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है युवान को, जिसे उसके सैनिकों द्वारा एक संदेश मिलता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली वापस चल जाता है। वापस अपने कैंप में जाने के बाद वो शाओ को बुलाता है, उससे कहता है कि उसने सी किंग को पकड़ लिया है और शाओ को इस मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए मना करता है। लेकिन अब हमें अगला सीन क्या दिखाया जाता है कि शाओ बैरिक में घुस जाती है और अंदर जैसे जाती है सी किंग को कहती है कि मतलब ऐसा रिएक्ट करती है जैसे सी किंग वहीं पे हो। अब ये सब बातें बाइंग बाहर से देख रही थी और बाइंग को जैसे पता चलता है कि सुमो को अरेस्ट कर लिया गया तो वो उस कमरे में एंटर करती है, लेकिन जैसे एंटर करती है उसके ऊपर एक जाल बिछ जाता है जिसके कारण बाइंग कैद हो जाती है। अब युवान वहां पे आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ज्यादा जटपटाने की जरूरत नहीं है, ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया, तो तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती हो। और अब यहाँ पे जो उसकी मेन जो चाल थी वो समझ आती है। उसने शाओ को बुलाया ताकि उसके थ्रू वो बाइंग को ट्रैप कर सके और जैसे शाओ कैद खाने में एंटर करती है उसकी गर्दन पे तलवार रख के कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसा रिएक्ट करना जैसे सुमो उसके सामने ही हो, और शाओ वैसा ही करती है। बाइंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यिंची और नाशांग फेलियन को त्यांशांग के होटल रूम में ले आते हैं। वहां लाने के बाद वो उससे एज अ होस्टेज बात करते हैं, लेकिन उसे चोट लगी थी इसलिए नाशांग के कहने पर यिंची शोनशान के एक हर्ब उसके चोट पे लगा देता है। जब फेलियन इसका अपोज करता है वो कहता है क्या पता इसमें जहर भी हो,
तो येंची कहता है अगर जहर है तो ठीक है मर जाओ, उसके ऊपर लगा देता है। उसके बाद उसे वहीं छोड़ देता है। नाशांग थोड़ी दूर जाती है तो येंची उसका जो मिलिट्री टोकन है उसे दे देता है और कहता है कि इन केस अगर आर्मी यहाँ पे आ जाए तो नाशांग को छोड़ देना, और फेलियन उसकी बात मान लेता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जानलान और शीजिंग त्यांशांग के होटल के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद कुछ लोग जो आपस में बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि एक काफी रॉयल लेडी, कॉन्गसोंग की काफी रॉयल लेडी, उसे कांगलू की आर्मी ने बंदी बना लिया है। अब थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये बाइंग हो सकती है, इसलिए वो वहां से अब टेंशन में चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी ज़्यादा पूछताछ कर नहीं सकते थे, ये कांगलू का इलाका था। लेकिन जैसे वो होटल रूम में आते हैं, अब फेलियन से इस बारे में पूछते हैं तो फेलियन कहता है कि अगर मुझे पता भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और जानलान के कहने पर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि इन फ्यूचर उससे अपना कुछ मतलब निकाला जा सके। वहाँ सुमो की बात की जाए तो वो उसी फ्लावर गॉड के पेड़ के पास पहुँचता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे बाइंग की याद आने लगती है कि उसने जब लास्ट टाइम बाइंग से अपनी इच्छा बताई थी तो बाइंग ने कहा था कि मैं अपनी इच्छा इस टोकन पे लग रही हूँ और ये मेरे और ट्रे के बीच ही रहेगा। सुमो उसके पास जाता है और उस टोकन को निकालता है जिस पे लिखा था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ बिलियू सी में आऊँगी। और ये बात सुनने के बाद सुमो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। त्यांशांग उसे वहाँ से उठा के शॉनशान के मिलिट्री कैंप में ले जाती है। वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर्स को चेक करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जाग क्यों नहीं रहे हैं। और उसके हाथ में टोकन था, उसकी बॉडी से ब्लू और ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी, इसलिए वो उसके वाटर चैम्बर में चल जाते हैं और किसी तरह से डिवाइनर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना सुमो की पावर के डिवाइनर को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब जो येंची है वो फेलियन को लेकर वहाँ से क्रॉस हो रहा था। अब फेलियन रास्ते में कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है तो उसके हाथ खोल देता है। मौके का फ़ायदा उठाकर फेलियन वहाँ से भाग जाता है और जाता है डायरेक्टली नंजाओ के पास। नंजाओ को जब पता चलता है कि फेलियन आज़ाद हो चुका है तो फेलियन के कहने पर अब वो येंची को अरेस्ट करने के लिए जाता है, लेकिन फेलियन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग रास्ते में भेज देता है। अब नंजाओ समझ जाता है कि फेलियन उसे डिस्ट्रैक्ट कर। फेलियन ने जो हर्ब अपने घाव पे लगा रखी थी नंजाओ उसे पहचानता था क्योंकि उसका जो दास है वो शॉनशान से था और वो अक्सर इस हर्ब का यूज़ अपनी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए लगाया करता था। और इसी बेस पे वो सस्पेक्ट करता है फेलियन को कि उसने दुश्मनों के साथ कोलैबोरेट कर लिया या उनके साथ संधि कर लिया, एक तरह से सौदा किया हुआ है। और फेलियन को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ युवान की बात की जाए तो युवान अब एंटर करता है मिरर टावर में और 5 मास्टर्स के पास जाता है। 5 मास्टर उसे कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने बाइंग को अरेस्ट करा था और बाइंग को अरेस्ट करने के बाद उसे अपर लेवल जनरल बना दिया जाता है। वहाँ सुमो के होश में न आने की वजह से पूरा शॉनशान काफ़ी चिंता में था। डॉक्टर कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वॉइस कमांडर येंची को यहाँ पे लेकर आओ, शायद वो बता सकते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। और डिवाइनर भी बाहर नहीं आ रहे तो हम उनकी किसी तरह से अभी हेल्प नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में बाइंग का दिखाया जाता है जो मिरर टावर में होती है और यूजू उसे लॉर्ड जीजे के कैबिन में एंटर करा देती है और इसके बाद यूजू वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे इजाज़त नहीं थी अंदर जाने की। बाइंग जैसे कमरे में एंटर करती है उसके चारों ओर एक बैरियर सेट हो जाता है जिसे बाइंग तोड़ नहीं सकती। बाइंग डायरेक्टली कमरे के अंदर जाती है और डिसाइड करती है कि किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल सके क्योंकि उसे पता था कि अगर सुमो और जानलान में से किसी को भी पता चल जाएगा तो वो बेपरवाही लापरवाही के साथ यहाँ पे आ जाएंगे और किसी भी ट्रैप में फंस सकते हैं। बाइंग वहाँ से निकलने के अब रास्ते खोजने लगती है और वहाँ घूम ही रही थी। इसके बाद हमें वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ जो शीफेंग है वो यूजू से पूछता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। वो लॉर्ड जीजे की बातों को अब शीफेंग के साथ शेयर नहीं कर रही थी जब से उसे पता चला था कि उसके भाई को वो यूज़ कर रहा है। तो इस पर शीफेंग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसकी कॉलर को पकड़ लेते हैं लेकिन उसे छोड़ देते हैं। और वहाँ सुमो अभी तक बेहोश ही था। वापस मिरर टावर का सीन दिखाया जाता है। बाइंग अब लॉर्ड जीजे से बात करने लगती है। लॉर्ड जीजे से बात करते हुए उसे पता चलता है कि जो लाइट अवेयरनेस पर्ल उसने अपने गले में धारण कर रखा है इसमें सुमो की हाफ ऑफ द स्पिरिट कैद है जिसके थ्रू वो जितनी भी तुम्हारे आसपास की लाइट है उसे एब्जॉर्व कर लेता है जो उसकी स्पिरिट को हर्ट करती है। ये बात बाइंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और
इसके अलावा वो बताता है कि सुमो सेपरेशन स्पेल का भी यूज़ करता है। अब जीजे उस लाइट अवेयरनेस पुल पर कोई मैजिक करता है जिसके कारण जो सुमो की स्पिरिट है उसके अंदर अपीयर हो जाती है। वो सब कुछ देख सकता था, वो जीजे को देख सकता था, बाइंग को सुन सकता था और वहाँ से निकलने की कोशिश करता था। जो वो बात कर रहा था वो बाइंग उससे सुन पा रही थी। इसके बाद जो डिवाइनर जैसे ही जीजे उस पल्क पर वार करता है, सुमो की पावर का थोड़ा सा हिस्सा डिवाइनर के उसमें चल जाता है जिसके कारण डिवाइनर बाहर आ जाती है और वो किसी तरह से सुमो को अब वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और फाइनली वो सुमो को वापस लाने में कामयाब भी हो जाती है। वो बताती है कि तुम में मल्टीपल पावर्स जो है बिलोंग करती है जिसकी वजह से तुम अलग ही बॉडी में जा पहुँचे थे। अब सुमो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। वहाँ हमें जानलान की बात की जाए तो जानलान हाई प्रीस्ट को घसीटते हुए ले जाता है और उनसे कहता है कि वो वाटर मिरर को ओपन करे ताकि बाइंग का पता लगाया जा सके कि आखिर वो है कहाँ पर। और वो वाटर मिरर को जैसे ओपन करते हैं तो उसमें मिरर टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइंग लॉर्ड जीजे के साथ थी। अब हाई प्रीस्ट उसे सजेस्ट करते हैं कि वो वहाँ पर नहीं जाए क्योंकि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। सिर्फ सी किंग ही है जो इस पावर का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जानलान उसको बताते हैं कि अब सी किंग शायद उनकी हेल्प ना करे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वही सिटी का प्राइस क्या है। और इस बात पर हाई प्रीस्ट जानलान से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस बात को जानलान से छिपाया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शीजिंग के साथ जानलान अब मिरर टावर की ओर निकल जाता है। वहाँ हमें श्वानशान का सीन दिखाया जाता है जब पर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो 5 मास्टर कांगलियो के वो 100 सालों से उनकी एज बढ़ना बंद हो चुकी है। नॉर्मली एक इंसान की एज 100 साल से ज़्यादा नहीं होती है लेकिन उनकी एज वैसी की वैसी जैसे वो 100 साल पहले थे और इसकी वजह लॉर्ड जीजे को बताते हैं। अब सुमो इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि जो आर्ट ऑफ मिरर है और सेपरेशन पहले उसने यनवांग के बाहर सीखा था तो यनवांग में वो पहले से ही कैसे है, कांगसांग की लाइब्रेरी में वो कैसे बिलोंग कर सकता है। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद जीरे ही वो बंदा है जिसने उसे आर्ट ऑफ मिरर सिखाया था या आर्ट ऑफ मिरर के थ्रू पावर्स प्रदान करी थी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिरर टावर का जब जीजे दोबारा से लाइट अवेयरनेस पुल पर अपनी पावर का यूज करता है, सुमो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। सुमो को ले जाकर वो वाटर चैम्बर में रख देते हैं और डिवाइनर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। अब सुमो उस वाटर अवेयरनेस पुल में था और वो बाइंग के साथ बात कर रहा था। बाइंग के थ्रू वो यूं कहें तो जीजे से बात कर रहा था, उसकी सच्चाई को निकलवाने की कोशिश कर रहा था। जीजे उसे एक पोर्ट्रेट देता है जो बाईवे की होती है। खैर बाइंग उसे देख नहीं सकती थी लेकिन वो उसे ले लेती है। इसके बाद वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो बाईवे हो और उसे अलांग कह के पुकारती है। दरअसल लांगांग जो फर्स्ट किंग था शिनजुन का असली नाम था और जो जीजे है वो भी मान लेता है कि वो बाईवे है और कुछ देर तक उसके साथ बात करने लगता है। इतने में वहाँ पर जानलान आ जाता है। जानलान ने जैसे ही मिरर टावर के बैरियर पर वार करता है वो अपनी फुल फोर्स का यूज़ कर देता है लेकिन बैरियर तो नहीं टूटता है। लेकिन जैसे जीजे को पता चलता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और एक ही बार में जानलान को बेहोश कर देता है और शीजिंग जानलान को लेकर वापस आ जाते हैं। अब सुमो पर भी वो इसी तरह से वार करता है लेकिन सुमो को डिवाइनर के थ्रू पावर मिल रही थी जिसके बाद सुमो उसकी पावर को ब्रेक कर देता है और जैसे उसकी पावर को ब्रेक करता है बाइंग वहाँ से भाग जाती है क्योंकि थोड़ा सा वीक हो चुका था और सुमो भी यहाँ पे जाग जाता है। सुमो से डिवाइनर बताती है कि उसने उसके अंदर की डार्क पावर को नष्ट कर दिया है, अब वो स्टेबल है लेकिन उसे अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। डिवाइनर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पावर सुमो के अंदर ट्रांसफ़र करी थी। इसलिए सुमो निलियान को कहता है कि वो डिवाइनर की अच्छे से देखभाल करे और खुद वहाँ से चल जाता है और ब्लैक ड्रैगन में बदल जाता है। सीधे वो मिरर टावर में जाता है और बाइंग के पीछे सैनिक पड़े थे क्योंकि जीजे कमज़ोर था इसलिए सैनिकों के थ्रू से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी लेकिन एन वक्त पर सुमो वहाँ आ जाता है और बाइंग को वहाँ से उठाकर ले जाता है सीधे मेरे लेक के किनारे पर। वहाँ से वो डायरेक्टली श्वानशान के मिलिट्री कैंप में जाते हैं। बाइंग उसे लेटा देती है और अपनी जो हर्ब्स थी जो उसने पहाड़ों से हर्ब लाई थी उसको यूज़ करके अपनी पावर के थ्रू सुमो के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि उसके जो घाव है वो हील हो सके। ये बात देखकर डिवाइनर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है या यूँ कहें तो उससे
वो बाईवे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है। यो बाईवे भी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, वो भी उसी की तरह थी, लेकिन उनके नज़रिया कुछ अलग था बाईवे को देखने का। अब जैसे सुमो जागता है वो सुमो से काफ़ी अच्छे से बात करती है और उसके काफ़ी केयर करने लगती है, और यहाँ पे वो सुमो के साथ फर्स्ट किस भी करती है। और नेक्स्ट सीन हमें जानलान का दिखाया जाता है। जानलान वापस आ चुका था जो बेहोश था, और उसे ठीक करने का उनके पास कोई इलाज नहीं था। शीजिंग कुछ लोगों को भेज देता हाई प्रीस्ट के पास ताकि वो इसका इलाज ढूंढ सके, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जब तक इसकी तीसरी सील जो यूनिवर्सल सील है वो ओपन ना हो सके तब तक ये ठीक नहीं होगा। अब यिनची और नाशांग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों घोस्ट एबिस में जाएंगे और उसकी पावर सील को ब्रेक करेंगे, और शायद इसकी मदद से जानलान दोबारा से जाग जाए। लेकिन घोस्ट एबिस काफ़ी खतरनाक जगह थी। पहले तो शीजिंग उन्हें मना करता है, लेकिन नाशांग के बार बार कहने पर शीजिंग भी इस बात को मान लेता है, और नाशांग और यिनची चले जाते हैं घोस्ट एबिस की ओर। वहाँ कांगलियो के मास्टर्स की बात की जाए तो शिफेंग के साथ एक मास्टर बात कर रही थी, और जो बता रही थी कि काफ़ी लंबे टाइम से लॉर्ड जीजे ने 5 मास्टर्स के साथ कोई बात नहीं करी, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन युवान के साथ काफ़ी ज़्यादा टच में रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। इतने में उन्हें कोई मैसेज मिलता है। नेक्स्ट सीन हमें यिनची और नाशांग का दिखाया जाता है कि जो घोस्ट एबिस के गेट पर पहुंचे हैं, और वहाँ से अब छलांग लगाने वाले थे घोस्ट एबिस की ओर। यिनची नाशांग को ऑल द बेस्ट कहता और अपना ध्यान रखने के लिए गया था। बेशक वो उसके साथ जाने वाला था, और यहीं पे एपिसोड नंबर 30 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।